स्वागत है आप सभी का नित्या टेक पर। इस चैनल पर हम लोग टेक्निकल से जुड़ी नॉलेज के बारे में अध्ययन करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है डीसी मोटर का आज हम लोग अगला भाग देखेंगे। इस भाग में आज हम लोग डीसी मोटर के पार्ट्स और जो उसका बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, जो उसका कंस्ट्रक्शन है, बनावट है, उसके बारे में आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है बैक ईएमएफ, है ना। बैक ईएमएफ क्या होता है, यानी कि ईएमएफ से ही क्या बना है हमारा बैक ईएमएफ, यानी कि बैक मतलब क्या करना, पीछे की तरफ से ईएमएफ उत्पन्न करना। यानी कि जब किसी मोटर का आर्मेचर घूमता है उस समय उसमें, है ना, उस समय उसकी जो तार रहती है वो चुंबकीय रेखाएं यानी कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को काटती है, जिसके कारण क्या होता है, उसमें एक प्रकार का ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। इसकी जो दिशा होती है, जो उत्पन्न होने वाली ईएमएफ होती है, उसकी दिशा को हम लोग फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के नियम से ज्ञात कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यह दी गई ईएमएफ के विपरीत दिशा में होती है, यानी कि जो हम लोग ईएमएफ देते हैं उसका ये विपरीत दिशा में होता है। इसके विपरीत दिशा में पैदा हुई ईएमएफ को हम लोग ही क्या कहते हैं, बैक ईएमएफ कहते हैं। तो चलिए, ये जो बैक ईएमएफ होता है उसको याद रखिएगा, आप लोग ईबी के द्वारा सूचित करते हैं। तो बैक ईएमएफ जो होता है, इसका फार्मूला होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, बार बार क्वेश्चन में परीक्षा में ये पूछे जाते हैं। तो बैक ईएमएफ यानी कि ईबी बराबर क्या होता है, 5ZNP/60 × A वोल्ट। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं फाई क्या हो गया हमारा, फ्लक्स प्रति पोल हो गया। जेड क्या हो गया, नंबर ऑफ कंडक्टर हो गया। एन मतलब क्या हो गया, स्पीड। पी मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ पोल। और ये क्या हो गया, पैरेलल पाथ आर्मेचर वाइंडिंग में, यानी कि पैरेलल क्या हो जाएगा, पैरेलल पाथ इन आर्मेचर वाइंडिंग। तो हम लोग अभी देखें कि उत्पन्न होने वाला ईएमएफ, है ना, यानी कि जो मोटर है, तो मोटर में जो स्पीड होगा, ठीक है, मोटर का जो स्पीड होगा, आरपीएम होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, उसका बैक ईएमएफ, यानी कि पीछे से जो उत्पन्न होने वाला ईएमएफ है ना, यानी कि बैक ईएमएफ और जो उसका फ्लक्स डेंसिटी होगा उस पर क्या होगा, उसका स्पीड, मोटर का स्पीड डिपेंड करता है ना। अब यहाँ पे ईबी बराबर, यानी कि बैक ईएमएफ बराबर क्या हो जाएगा, V-IA × RA, है ना। वोल्टेज माइनस क्या हो जाएगा, आर्मेचर करंट माइनस आर्मेचर रेजिस्टेंस। चलिए, यहाँ पर जो हम लोग अभी देखें, V बराबर क्या हो गया, दिया गया वोल्टेज, IA क्या होता है, आर्मेचर करंट होता है, RA क्या होता है, आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है। अब V बराबर क्या हमको फार्मूला मिलेगा, V यानी कि उत्पन्न वोल्टेज बराबर EB, ठीक है, EB प्लस क्या हो जाएगा, ठीक है, यानी कि V बराबर क्या फार्मूला मिल जाएगा, V बराबर होगा EB प्लस IA × RA, है ना। जबकि क्या होता है, अगर हमको आर्मेचर करंट निकालना है तो आर्मेचर करंट बराबर क्या हो जाएगा, V माइनस EB बटा में क्या हो जाएगा, RA एम्पियर, यानी कि आर्मेचर करंट निकालने का ये फार्मूला हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं, अतः आर्मेचर करंट का मान किस पे डिपेंड करेगा, V माइनस EB, यानी कि बैक ईएमएफ पर निर्भर करता है। बैक ईएमएफ आर्मेचर की स्पीड पर निर्भर करती है। यदि स्पीड अधिक होगी तो बैक ईएमएफ भी क्या होगी, अधिक होगी, और करंट का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। हमारा अगला टॉपिक है टॉर्क, है ना। हमारा अगला टॉपिक है क्या है, टॉर्क है। तो टॉर्क क्या होता है, तो चलिए देखते हैं टॉर्क के बारे में, कि वह बल का या किसी बल का वह मान जो वस्तु को अपने अक्ष पर घुमाने की शक्ति देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्क कहते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं, जो किसी भी चीज़ को अपने अक्ष के चारों ओर घुमाने की कोशिश करता है तथा
बल और अर्ध व्यास जिस पर काम करता है इसके गुणनफल से नापते हैं। ठीक है, उसका जो गुणनफल होता है उससे उसका टॉर्क को मेजर करते हैं। इसे टी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, रेडियस इंटू फोर्स, यानी कि टी बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, आर इंटू एफ। चलिए आगे देखते हैं। आर क्या हो गया, रेडियस इन मीटर, और एफ क्या हो गया, न्यूटन में होगा। ठीक है, सपोज दैट हम लोग मान लेते हैं, माना कि आर मीटर रेडियस वाली एक पुल्ली है जिसकी परिधि क्या है, एफ न्यूटन है। एफ न्यूटन का बल इस पे काम कर रहा है। यदि वह बल पुली को एन चक्कर प्रति मिनट की गति से क्या करता है, घुमाता है, तब दिया गया टॉर्क क्या हो जाएगा, टी बराबर एफ इंटू आर न्यूटन मीटर होगा, है ना। इसी तरह से आर्मेचर के एक चक्कर में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, यानी कि टॉर्क क्या हो जाएगा, एफ इंटू 2πr जूल, है ना। अब इसी तरह से अगर एक सेकेंड में अगर निकालेंगे, एक सेकेंड में किया गया कार्य बराबर क्या हो जाएगा, एफ इंटू 2πr इंटू n/60 जूल, है ना। या तो क्या होगा 2πt बटा n/60 जूल प्रति सेकेंड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि अगर हम लोग क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी में बदली गई विद्युत ऊर्जा क्या हो जाएगा, ई बी इंटू आई ए, है ना। मतलब बैक ईएमएफ इंटू क्या हो जाएगा, आर्मेचर करंट। इसीलिए क्या हो जाएगा 2πn/Fr बराबर क्या हो जाएगा, ई बी इंटू आई ए। तो यहाँ पर 2πn/t बराबर क्या होगा, ई बी इंटू आई ए। तो टॉर्क बराबर हमारा फार्मूला क्या मिलेगा, ई बी इंटू आई ए बटा क्या हो जाएगा, 2πn न्यूटन मीटर। ठीक है, तो इस फार्मूला को याद रखिएगा आप लोग। अब आगे का हमारा टॉपिक है आर्मेचर टॉर्क, है ना। तो आर्मेचर टॉर्क द्वारा उत्पन्न सभी टॉर्क का योगफल जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्मेचर टॉर्क कहते हैं, है ना। लेकिन आर्मेचर द्वारा उत्पन्न टॉर्क, है ना, ई बी इंटू आई ए, यानी कि बैक ई एम एफ इंटू आर्मेचर करेंट होता है। इसीलिए क्या हो जाएगा, बैक ई एम एफ इंटू आर्मेचर करेंट बराबर क्या हो जाएगा, 2πn, ठीक है, टी ए, यानी कि आर्मेचर टॉर्क बटा में क्या हो जाएगा 60। तो आर्मेचर टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, ए बी इंटू आर्मेचर करेंट इंटू 60 बटा क्या हो जाएगा 2πn, है ना। इसी तरह से इसका बैक ईएमएफ क्या हो जाएगा, 5ZNP बटा 60 इंटू ए हो जाएगा। इसी तरह से आर्मेचर जो टॉर्क होगा 60 इंटू आई ए बटा 2πn। अब यहाँ हम लोग बैक ईएमएफ बराबर जानते हैं क्या होता है, 5, है ना, ZN, है ना, P बटा 60 इंटू ए होता है। तो इस फार्मूला को हम लोग पुट कर दिए तो क्या मिला, आर्मेचर टॉर्क बराबर ZN आर्मेचर करंट बटा में क्या हो जाएगा 2πa, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। तो इसका खास कंक्लूजन जो है क्या हमको प्राप्त हुआ, किसी भी मोटर का जो टॉर्क होगा वो फ्लक्स डेंसिटी, यानी कि 5 फ्लक्स, यानी कि फ्लक्स डेंसिटी और उसका आर्मेचर करंट पे क्या करता है, डिपेंड करता है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, मोटर का जो टॉर्क होता है ना, उसका स्पीड के साथ कोई भी संबंध, कोई रिलेशन नहीं होता है। यह केवल कंडक्टर की संख्या, उनकी करंट, है ना, और जो टोटल फ्लक्स होता है उस पर ही निर्भर करता है। समझ में आ रहा है। अब आगे देखते हैं हम लोग शाफ्ट टॉर्क। आर्मेचर टॉर्क हो गया, अगला है हमारा शाफ्ट टॉर्क। तो आर्मेचर के उत्पन्न टॉर्क उपयोगी टॉर्क नहीं है। आर्मेचर में जो हमको टॉर्क मिला वो हमारे लिए उपयोगी टॉर्क नहीं साबित होता है, क्योंकि ये लॉस हो जाते हैं, क्योंकि आर्मेचर टॉर्क में क्या होता है, लॉस भी बढ़ जाता है। अतः क्या होगा, उपयोगी कार्य करने के लिए प्राप्त बल को हम लोग क्या बोलते हैं, शाफ्ट टॉर्क कहते हैं। मोटर की शाफ्ट पर उपलब्ध हॉर्स पावर, यानी कि एचपी या तो बीएचपी में कहलाती है, होती है। तो बीएचपी बराबर क्या हो जाएगा 2πn इंटू क्या हो जाएगा, शाफ्ट टॉर्क बटा में क्या हो जाएगा 60 बटा 746, यानी कि 1 एचपी का मान क्या होता है 746 वाट होती है।
इसीलिए शाफ्ट टॉर्क बराबर क्या होगा, bhp इंटू 60 इंटू 746 बटा क्या हो जाएगा 2πn न्यूटन मीटर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग लॉस्ट टॉर्क, है ना। तो इससे पहले जो हम लोग आर्मेचर टॉर्क पढ़े और शाफ्ट टॉर्क पढ़े, है ना। तो आर्मेचर टॉर्क और शाफ्ट टॉर्क का जो अंतर होता है उसी को क्या बोला जाता है, लॉस्ट टॉर्क कहा जाता है। तो लॉस्ट टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, आर्मेचर टॉर्क माइनस शाफ्ट टॉर्क। मान लेते हैं, माना कि एक मोटर की शाफ्ट पर प्राप्त पावर कितना है, 10 HP का है। यदि इसका टॉर्क कितना है, 110 न्यूटन मीटर, तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा। हम लोग शाफ्ट टॉर्क का फॉर्मूला जानते हैं, HP इंटू 746 इंटू 60 बटा क्या होता है 2πn होता है। तो हमको यहाँ पे क्या निकालना है, इसका स्पीड निकालना है। तो n बराबर क्या हो जाएगा, HP इंटू 746 इंटू 60 बटा क्या हो जाएगा 2π, है ना, शाफ्ट टॉर्क। तो इस फॉर्मूला में जब इसका सारा वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे तो टोटल हमारा इसका स्पीड जो आ जाएगा 648 RPM हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है यहीं पे समाप्त होता है। इसका अगला भाग देखने के लिए आप लोग नित्या टैग को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आप लोग के सामने सबसे पहले इसका अगला भाग पहुंच सके। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद।